एवरीबॉडी। तो आज मैं लेके आई हूँ केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, जिसमें हम इस वीडियो में कवर करने वाला है पूरे चैप्टर को। और मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को इसमें ज़्यादा अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए मेरे वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। इसलिए ये वन शॉट वीडियो है, ठीक है, मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो हो सके तो एंड तक देखना मेरी वीडियो को, क्योंकि मैं वीडियो के बीच में ही, जैसे कि मैं सभी में बताती हूँ, वीडियो के बीच में ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हूँ, जो एग्ज़ाम और पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए मेरे साथ मेरी वीडियो को देखो, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, ठीक है। तो ये इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे मेन पॉइंट क्या होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है, किस बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो उस बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। एंड तक मेरी वीडियो को देखना। मेरे चैनल पे न्यू हो तो बच्चों सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। एंड आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ, इसके बाद आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुए या नहीं, ठीक है। तो केमिस्ट्री चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, ठीक है। तो ये सेल जो होती है ना, दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक तो होती है गैल्वेनिक सेल और दूसरी क्या होती है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये दोनों क्या होता है, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, गैल्वेनिक सेल क्या होता है कि इसमें आप देख रहे हो, इसमें क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी होती है ना, वो किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। कौन सी एनर्जी, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इन गैल्वेनिक सेल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये दो आपको दिख रहे हैं बीकर, इसमें क्या होता है, अलग अलग जो होता है वो कैथोड और एनोड अलग अलग रखे जाते हैं, ठीक है, अलग अलग रखे जाते हैं एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोलिटिक में क्या होता है, ये एक ही सोल्यूशन के अंदर रखे जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, गैल्वेनिक सेल में इसमें क्या होता है कि ये अलग अलग सोल्यूशन में रखे जाते हैं, दो बीकर में, एक में कैथोड को किससे, प्लस से, एनोड को माइनस से, ठीक है। ये जो स्ट्रिप देख रहे हो आप, ठीक है, अलग अलग रखे जाते हैं, एक ही सेटअप में नहीं रखे जाते, ठीक है। अब हम इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि, ठीक है, अगर ये दे दिया जाए कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कब कन्वर्ट होती है, किस एक्सपेरिमेंट मतलब किस सेल में, तो हमें ये बताना इम्पोर्टेंट है कि गैल्वेनिक सेल में जब हम इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं तो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है बच्चों। इसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, देखो यहाँ पे ये जो सेटअप होता है ना, इसके अंदर ही होता है, ये दोनों सेपरेशन में नहीं होते, दोनों एक ही सोल्यूशन के अंदर होते हैं। और ये देखो, ये लगी हुई यहाँ पे एक सेल, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होता है, ये जस्ट अपोजिट है गैल्वेनिक सेल पे। वो वहाँ पे क्या होता है कि एनोड को किससे डिनोट किया जाता है, एनोड को माइनस से, कैथोड को प्लस से। पर यहाँ पे क्या होता है, कैथोड रे, जो कैथोड स्ट्रिप होती है, जो कैथोड होता है, उसको हम माइनस से डिनोट करते हैं, एनोड्स को प्लस से डिनोट करते हैं। थोड़ा कन्फ्यूज़न है, बट हाँ, अगर आपने इन दोनों को समझ लिया अच्छे से, इन दोनों के सेल के कंपैरिजन में, तो ये बहुत ज़्यादा ही इजी है, ठीक है। तो एनोड को प्लस से और कैथोड को माइनस से। और गैल्वेनिक सेल में क्या होता था कि एनोड को हम माइनस से डिनोट करते हैं और कैथोड को प्लस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, ठीक है। जैसे कि हमने अभी गैल्वेनिक सेल में पढ़ा था कि केमिकल एनर्जी इसमें कन्वर्ट होती है, वैसे ही इसमें क्या है कि इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ओके। उसके जस्ट अपोजिट है, गैल्वेनिक सेल के जस्ट अपोजिट है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। तो ये था हमारा मेन डिफरेंस इन दोनों के बीच का, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो नाउ हम पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल को थोड़ा डिटेल्ड में, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
ठीक है। तो ये थोड़ा सा उल्टा बन गया, बट कोई बात नहीं, ये चीज़ इधर होनी चाहिए, ये चीज़ इधर होनी चाहिए। तो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सही कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास दो सेटअप है, ठीक है। इधर क्या है, कैथोड है, और इधर क्या है, एनोड है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस वाली साइड को क्या, हम जो हमारी राइट साइड है हम उसको क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग हाफ, और ये जो लेफ़्ट साइड है हमारी इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग हाफ। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखो ये ZN है, ये ZN है। जब यहाँ पे ये ZN होता है, जब यहाँ पे ZN टूट ब्रेक करता है खुद को, ठीक है, तो ZN क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है, ठीक है। यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन को फ्री अप करता है, रिलीज़ करता है। जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करके, यहाँ से ट्रेवल करके इसके पास आते हैं, ठीक है। तो इसके पास आने के बाद ये इसको मिलता है Cu2 पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन इसको मिलते हैं, और दो इलेक्ट्रॉन मिलते ही ये खुद को क्या बना लेता है, कार्बन बना लेता है, ठीक है। समझे कुछ, मतलब देखो मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ, थोड़ा सा क्लीन अप कर दूँ उसको ना। देखो गैल्वेनिक सेल जो है, एक सेकेंड, हाँ, गैल्वेनिक सेल जो है एक सेल से बनी हुई है, उसको क्या बोलते हैं, डैनियल। इस सेल का नाम क्या है, डैनियल। पूरा इस पूरे सेटअप को हम डैनियल सेल बोलेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने ये सोल्यूशन है हमारे पास, ठीक है, एक बीकर में ये है हमारे पास, ठीक है। SO4 है, ठीक है। तो Zn है, यहाँ पे जिंक है हमारे पास, ठीक है। जिंक क्या करता है, इसमें डिज़ोल्व होता है, डिज़ोल्व होते ही ये दो इलेक्ट्रॉन को इसके पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो फालतू होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा होते हैं। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिलीज़ करता है, लूज़ करता है। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पे आते हैं। अब जब ये रिलीज़ कर रहा है तो उसके ऊपर माइनस साइन आएगा, क्योंकि निगेटिविटी को दे रहा है अपने पास से, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स उसको रिलीज़ कर रहा है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव का, और ये क्या कहलाएगा, एनोड कहलाएगा, जैसा अभी हमने पढ़ा था। और ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैवल करके दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, तो किसको मिलेंगे, Cu2 इसको, ठीक है, Cu को मिलेंगे, ठीक है, Cu2 पॉजिटिव को मिलेंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन मिलते ही वो क्या बना लेगा, खुद को कॉपर में कन्वर्ट कर लेगा, और इसको क्या बोलेंगे हम, रिड्यूसिंग हाफ। इसको क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन हाफ। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इसको क्या बोल देंगे, रिड्यूसिंग हाफ, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। और देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स उनको गेन कर रहा है इसके ऊपर, इसीलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। और इसको क्या बोला हमने, कॉपर को कैथोड बोला, इसको एनोड बोला, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे रिएक्शन के थ्रू समझें, तो देखो जिंक था हमारे पास, वो उसमें डिज़ोल्व हुआ, ठीक है। तो डिज़ोल्व होने के साथ ही उसने दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर दिया। दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करते ही वो यहाँ पे आया, Cu2 पॉजिटिव को दो इलेक्ट्रॉन मिले, उसने गेन किया, और तुरंत क्या बना लिया, कॉपर। क्या बना लिया, कॉपर बना लिया। अब ओवरऑल रिएक्शन देखें तो ये होगी हमारे पास, ठीक है। आई होप ये जो डैनियल सेल, इस पूरे को हम पूरे उसको क्या बोलेंगे, डैनियल सेल। आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि गैल्वेनिक सेल जो है इलेक्ट्रोलिटिक के अपोजिट कैसे है, उस पर कैसे चार्जेस आते हैं और कैसे क्या होता है, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ गैल्वेनिक सेल क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान देना, ये चीज़ इधर आएगी, ये चीज़ इधर जाएगी, ये हम मान लेंगे लेफ़्ट साइड, ये हम मान लेंगे राइट साइड। इसीलिए मैंने यहाँ पे कोने पे लिख भी रखा है लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड। ये थोड़ा अपोजिट बन गया है, बट कोई नहीं, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल पढ़ लिया, उसका वर्किंग समझ लिया, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, जिसको हम डिनोट करते हैं ई से, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं ई से, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड तो हमें पता है, अब पोटेंशियल मतलब क्या होता है, पोटेंशियल कब डेवलप्ड होता है, इसमें जब जो चार्ज जो है ना वो सेपरेटेड हो जाते हैं, मतलब कि निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, तब क्या होता है, पोटेंशियल जनरेट होता है। और जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल,
ठीक है। जैसे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब हम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं तब क्या होता है हमारा रिडक्शन, और जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं तो क्या होता है हमारा ऑक्सीडेशन। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है ताकि हमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होता है, जब हम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं तो क्या होता है हमारे पास रिडक्शन, और जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या होता है ऑक्सीडेशन। अब हम इसका एग्जाम्पल नहीं, तो अभी हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ा, उसमें डैनियल सेल पढ़ा, तो देखो रिड्यूसिंग हाफ, ऑक्सीडाइजिंग हाफ, ये समझ में आया था ना। बस वही चीज़ यहाँ पे भी है कि व्हाट इज़ द मीन बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें ना कंफ्यूज नहीं होना है कि कहाँ पे रिडक्शन होता है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। जब हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन आता है, गेन करते हैं हम, तो क्या होता है उसको रिडक्शन, और जब कोई हम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, जैसे जिंक लूज़ कर रहा था 2 इलेक्ट्रॉन को, तो वो क्या हो रहा था वहाँ पे ऑक्सीडेशन। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। ठीक है, तो ये क्या होता है, देखो कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, तो हमें पता है पोटेंशियल कब जनरेट होता है, जब चार्जेस का सेपरेशन होता है, और इसको किससे डिनोट किया जाता है, ई नॉट से। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन पावर कितनी हो, 1 ml हो, और टेम्परेचर 298 केल्विन हो, और प्रेशर 1 atm हो, ठीक है, तब होता है जब हम इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब हमारे पास क्या होता है, वो जो कहलाता है, क्या कहलाता है, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रेट पोटेंशियल। आई होप आई मेड माई सेल्फ। जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 1 ml लेंगे उसको, टेम्परेचर को 298 और प्रेशर को 1 atm। ठीक है, तो वहाँ पे क्या कहलाएगा, ये सारे स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं। जब हम किसी भी एक्सपेरिमेंट में, किसी भी सेटअप में ये सारी चीज़ों पे इस सेटअप पे रिएक्शन कराई जाती है, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 298 केल्विन, प्रेशर 1 atm, कॉन्सेंट्रेशन 1 mm। ठीक है, आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। ना हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ लिया कि उसके लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। जब वो रिएक्शन होता है तब वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और उसको किससे डिनोट करते हैं, ई नोट से। ठीक है, तो ये बात थी जो अभी हमने पीछे पढ़ी थी। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, सेल पोटेंशियल और EMF। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं, सेल पोटेंशियल। ठीक है, तो सेल पोटेंशियल पढ़ने से पहले उसमें पढ़ते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड। ठीक है, कि कैथोड किसे कहते हैं, एनोड कैसे। हालांकि अभी मैंने ऊपर बताया था, बट हाँ ये ज़रूरी है इसलिए मैंने बता रही हूँ आपको। देखो, और सेल पोटेंशियल जो होता है वो कैसे फाइंड करते हैं वो भी अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आप ये दिख रहे हो, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। अब बताओ कैथोड किधर है, एनोड किधर है। मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना कि कैथोड किधर है, एनोड किधर है, क्योंकि यही एक्सपेरिमेंट अभी मैंने ऊपर जस्ट कराया था आपके। ठीक है, अब ये जिंक और कॉपर वाला ऊपर पढ़ाया था मैंने गैल्वेनिक सेल में, मैंने उसमें बताया था। आप उसमें से देखो, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ यहाँ पे कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा है। ठीक है, ये आज का होमवर्क। ठीक है, तो देखो सेल को फाइंड कैसे करते हैं। जो पोटेंशियल ऑफ सेल होता है, देखो क्या पढ़ा था हम लोग ने, सेल पोटेंशियल ना। जो सेल पोटेंशियल होता है उसको फाइंड कैसे करते हैं, उसको फाइंड करने के लिए होता है कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस एनोड का कैथोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, दोनों को माइनस कर देंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, सेल पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक है, दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तब हम पर सेल पोटेंशियल आ जाएगा। अब हम बात करें कि अगर हमें सिर्फ और सिर्फ एनोड निकालना है, एनोड का पोटेंशियल निकालना है, तो हम क्या कैसे निकालेंगे, है आइडिया कोई। हाँ देखो, एनोड का पोटेंशियल निकालने के लिए हम देखो यहाँ पे EC इक्वल्स टू ERC कर देंगे, ये हमें पता है, और उसमें से क्या माइनस कर देंगे, ER है। ठीक है, और जब ये कहे कि कुछ नहीं होगा, यहाँ पे माइनस का साइन करना पड़ेगा हमें, और हमारे पास क्या निकल आ जाएगा, पोटेंशियल। पूरे टोटल में, पूरे सेटअप में से हमारे पास किसका पोटेंशियल आ जाएगा, एनोड का। ठीक है,
तो इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कैथोड से एनोड को माइनस करना पड़ता है, सॉरी हाँ, कैथोड से एनोड को माइनस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास सेल पोटेंशियल का फार्मूला आ गया। ठीक है ना, अब हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं लिख देती हूँ, इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्या है ये, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, ओ गॉड, स्क्रीन पॉजिंग, ओके नाउ इट इज़ गुड। ओके, तो हाइड्रोजन, इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो क्या होती है, 1 ATM होती है। और उसमें क्या होता है, और जो कॉन्सेंट्रेशन होती है 1 ml होती है, और जो प्रेशर होता है वो 1 ATM होता है। ठीक है, तो इसका जो शी होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, मैंने इसका डायग्राम भी बनाया है दिखाने के लिए। देखो, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो बना है प्लेटिनम से, इसलिए इसको बोलते हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर क्या है, अच्छा है 1, देखो यहाँ पे 1 ml हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखो, ये जो ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे जहाँ पे मैं ब्लिंक कर रही हूँ, देखो यहाँ पे इसका प्रेशर लगा हुआ है 1 ATM का, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लगा हुआ है। अगर हम इसको इससे हम किसी सेटअप से भी कनेक्ट करते हैं ना, तो ये जो हमारे पास रीडिंग आएगी वो उस सेटअप की आएगी, क्योंकि इसकी खुद की जो रीडिंग होती है वो हमेशा 0 रहती है। इसकी कोई रीडिंग नहीं होती, हमेशा 0 रहती है। ये किसी चीज़ से कनेक्टेड हो रहा है, तो अगर रीडिंग शो होगी तो वहाँ पे उस सेटअप की शो होगी। ठीक है, जैसे इस चीज़ से कनेक्टेड, तो यहाँ पे अगर रीडिंग शो होगी वो इसकी शो होगी, क्योंकि इसकी तो 0 होती है। ठीक है, ये था हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब देखो, अब हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ लिया, उसकी वर्किंग भी समझ ली। नाउ हम पढ़ेंगे नियरेस्ट इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना, नियरेस्ट इक्वेशन। इसके बाद गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, उसके बाद है हमारा कंडीशन ऑफ प्रोसेस, फिर कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक। चैप्टर ख़त्म नहीं है, बट आगे है इसके, बट मैं अभी तक यहीं तक पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास नियरेस्ट इक्वेशन, जब हमारे पास कोई भी चीज़ स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं होती है। मतलब टेम्परेचर जो है ना, टेम्परेचर 298 केल्विन में नहीं गिवन है। ठीक है, और उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किस में गिवन है, 1 m में गिवन है। ठीक है, और जो उसकी और क्या प्रेशर जो है वो 1 ATM में नहीं गिवन है। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन होती है और जब रिएक्शन कराते हैं तब उसमें क्या लगाते हैं, नियरेस्ट इक्वेशन लगाते हैं। अब ये होता क्या है वो जान लेते हैं अच्छे से। ठीक है, तो MN plus NE gives N in solid solution. This is reduction and this is called half cell. ठीक है, तो ये हाफ सेल इक्वेशन है, और इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन मतलब 2 आयंस को रिलीज कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये गेन करने के बाद खुद को एक फॉर्म में ला लेते हैं। ठीक है, रिडक्शन हमें पता है ना, हमारा जो मेन थिंग है ना वो क्या है, इसकी इक्वेशन। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन em नॉट अपॉन m इक्वल्स टू em नॉट m n प्लस अपॉन m माइनस RT अपॉन F I n m एंड m अपॉन m+1। आप सोच रहे हो कि मैम ये क्या बोल दिया आपने, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई नहीं, अभी मैं बताऊंगी। देखो, हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो m है, ठीक है, तो यहाँ पे ये r क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक कांस्टेंट है। ठीक है, m की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, और यहाँ पे n क्या है, n है यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिसिपेट इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे f क्या है, पीरियड।
ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पता है। और यहाँ पे मोस्टली ये जो लॉग एम लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसका कॉन्सेंट्रेशन हमेशा 1 लिया जाता है, इसलिए इसको टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो हमारे आर ये कांस्टेंट हमारा गैस कांस्टेंट जो हमें पता है, इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल किलो, ठीक है, पर मोल। ठीक है, ये फेरेड है, इसकी वैल्यू भी हमें पता है। एन क्या है यहाँ पे, एन है नंबर ऑफ पार्टिसिपेट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये है हमारे पास पूरी इक्वेशन जो जो कहलाती है नर्स्ट इक्वेशन। बट ये तो सभी उसमें के लिए टेम्परेचर में अप्लाई होगी ना। अगर टेम्परेचर मान लो क्वेश्चन में 298 केल्विन दिया हो, ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन होती है नर्स्ट वाली इक्वेशन, वो थोड़ी मॉडिफाइड हो जाती है। क्या हो जाती है, थोड़ी बदल जाती है। वहाँ पे सेम इक्वेशन सब कुछ रहेगा, यहाँ पे ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग क्यू। यहाँ पे क्यू आ जाएगा। क्यू क्या है, रिएक्शन क्वांटिटी को बताता है, रिएक्शन कंटेंट है ये। ठीक है, अब क्यू को फाइंड कैसे करते हैं, अभी आधे बच्चों के मन में सवाल तो यही होगा ना कि हम क्यू को फाइंड कैसे करते हैं। क्यू को हम ऐसे फाइंड करते हैं, ये देखो। ठीक है, क्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास मान लो एक रिएक्शन दी हुई है, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। ठीक है, तो ये क्या होती है कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स और उनके ऊपर जो सुपरस्क्रिप्ट पावर्स लगी होती है वो। ठीक है, तो ऐसे करके हम क्यू को फाइंड कर लेते हैं। बट ये कंडीशन तभी अप्लाई होती है जब जो हमारा टेम्परेचर है वो किस में गिवन हो, 298 केल्विन में दिया हुआ हो, तभी हम ये इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी हमें पता है गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर, एन अपॉन एन मतलब नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, एफ मतलब पीरियड। ठीक है, क्यू का भी मतलब हम जान गए। ठीक है, ये तो बात रही जब ये नॉर्मल है, मतलब नियरेस्ट इक्वेशन सभी चीज़ों में अप्लाई, मतलब कि टेम्परेचर हर टेम्परेचर पे अप्लाई कर ली। ठीक है, ये वाली इक्वेशन जब हमारे पास टेम्परेचर हमें पता हो 298 केल्विन है, तब हम अप्लाई करेंगे। अब एक और केस आता है जब हमारे पास जो इक्वेशन दी होती है वो इक्विलिब्रियम पे हो। इक्विलिब्रियम पे होगी तो क्या होगा यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, गैस कांस्टेंट अपॉन एन इंटू लॉग के क्या होता है, के है हमारे पास सेल कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे हम के लगा देते हैं इक्विलिब्रियम में, जब हमारे पास ई सेल इक्वल्स टू 0 हो जाता है, वहाँ पे सब कुछ 0 हो जाता है। तो अगर हमें फाइंड करना हो तो ठीक है, तो ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.05 अपॉन एन लॉग के। ठीक है, के क्या है हमारे पास, गैस कांस्टेंट है। ये एक सिचुएशन कब है, जब हमारे पास इक्विलिब्रियम गिवन हो। ठीक है, तो हमने तीनों केसेस पढ़ लिए नर्स्ट इक्वेशन के, जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। और ये भी पता चल गया कि नर्स्ट इक्वेशन कहाँ यूज़ होगी और कहाँ पे नहीं होगी। कहाँ पे यूज़ होगी, जब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में रिएक्शंस नहीं होंगी। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में रिएक्शन होने का मतलब जब हमारे पास शी नहीं होगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मतलब कि हमारे पास कोई भी गिवन चीज़ है ना, उसका प्रेशर 1 atm होगा, ना ही उसका जो टेम्परेचर है वो 298 हो, और ना ही उसका जो कंसंट्रेशन पावर है वो 1 m हो। ठीक है, तब हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। और ये 3 इसकी सिचुएशंस थी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसमें मुझे आया या नहीं। ओके, अब हमने नर्स्ट इक्वेशन पढ़ लिया, उसकी वर्किंग समझ ली, उसकी जो तीनों फेजेस थे, मतलब कहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन को हम कैसे अप्लाई करेंगे, उसकी इक्वेशन को कैसे मॉडिफाई करके। ठीक है, वो सारा कॉन्सेप्ट अब हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे गिव्स फ्री एनर्जी NEMF। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ेंगे, देखो इलेक्ट्रिकल वर्क कब होता है, जब क्या होता है, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी चेंज होता है। ठीक है, मतलब कि सुनो, देखो इलेक्ट्रिकल वर्क कब होता है, जब ये जो गिव्स फ्री एनर्जी है ना, ये क्या होने लगती है, चेंज होने लगती है। और चेंज किस तरह होगी, डिक्रीज़ करेगी, ना ही इंक्रीज़ करेगी।
ठीक है। तो ऐसे करके हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क जनरेट होता है। तो इसका एक फार्मूला है हमारे पास। फार्मूला क्या है? डेल्टा आर जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है, एन का मतलब हमें पता है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, एफ का मतलब भी हमें पता है पीरियड, ई सेल का पता है ना, डैनियल सेल, जैसा अभी हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, तो ये बात थी ये तो हमारे पास ये क्या फार्मूला आ गया? डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है, अब हम बताएंगे रिलेशन विद स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है, क्या बताएंगे? रिलेशन विद स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। मतलब स्टैंडर्ड सेल यहाँ पे अभी बिल्कुल माइन्यूट से डिफरेंट है। यहाँ पे नोट लगा है, यहाँ पे नोट नहीं लगा है। ठीक है, यहाँ पे नोट लगा है। नोट लगाने से ही हमें क्या पता चल जाएगा कि ये चीज़ जो भी है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। ठीक है, ये चीज़ स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ये सेल भी तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी, इलेक्ट्रिकल वर्क। ठीक है, ये भी स्टैंडर्ड, बाकी फार्मूला बिल्कुल सेम रहेगा। अब हम इसमें रिलेशनशिप निकालते हैं। ठीक है, रिलेशन निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो, ठीक है, तो बस यही रिलेशन है, रिलेशन विद स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की, मतलब कि डेल्टा जी जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है तो इसकी अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं जिनसे हम फाइंड करेंगे वो सारी भी क्या किस फॉर्म में गिवन होंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो गिव्स फ्री एनर्जी क्या होता है? इलेक्ट्रिकल वर्क कब होता है? जब डिक्रीज इन फ्री एनर्जी चेंज, मतलब कि ये जो हमारे पास गिव्स फ्री एनर्जी होती है इसमें चेंज होता है। कैसा चेंज? जब ये डिक्रीज करने लगती है तो हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रिकल वर्क। ठीक है, अब इसके बेस्ड के ऊपर हमारे पास एक फार्मूला दे दिया उन्होंने। फार्मूला क्या दे दिया? डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है, ये फार्मूला उन्होंने हमें दे दिया। ठीक है, ये जब ये किसके लिए? जब हमारे पास स्टैंडर्ड चीज़ें नहीं गिवन हो, और जब हमारे पास रिलेशन विद स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, इसका क्या हो जाएगा? ये भी स्टैंडर्ड में गिवन हो, ये भी स्टैंडर्ड में गिवन हो। कुछ चेंज हुआ, कुछ नहीं चेंज हुआ, बस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। ठीक है ना, कि देखो इसमें क्या होता है कि कब ये और ये क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। मतलब कि जब देखो डेल्टा जी मतलब गिव्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव होगी, तब क्या होगा? हमारे पास जो सेल जो इलेक्ट्रिक सेल है वो क्या होगी? वो निगेटिव फॉर्म में होगी। ठीक है, और जब इलेक्ट्रिक सेल जो हमारे पास है, मतलब पूरा सेटअप जो वो अगर निगेटिव में गिवन होगा तो ये क्या होगा? गिव्स फ्री एनर्जी किस में गिवन होगी? पॉजिटिव में गिवन होगी। ठीक है, और इक्विलिब्रियम पे होंगे तो ज़ीरो ही होंगे, एज वी नो। अब देख लेते हैं रिएक्शन क्या कहलाते हैं, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, देखो जब हमारे पास गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तब हमारे पास एनर्जी जो वो सेल जो होगी वो पॉजिटिव में गिवन होगी। ये अगर निगेटिव में गिवन है, ये पॉजिटिव में गिवन होगी, और ये कैसी प्रोसेस करेगी? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस करेगी। ठीक है, और जब हमारे पास गिव्स फ्री एनर्जी जो है वो पॉजिटिव में प्रेजेंट होगी और इसका जो इलेक्ट्रिक सेल है वो निगेटिव में प्रेजेंट होगा, तो हमारे पास कैसी रिएक्शन आएगी? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आएगी। और जब ये दोनों ज़ीरो होंगे तब क्या होगा? इक्विलिब्रियम, मतलब डेल्टा जी कैंसिल आउट ई सेल, दोनों एक दूसरे को। ठीक है, तब क्या होगा? ये इक्विलिब्रियम। ठीक है, जब ये डेल्टा जी, ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस है ताकि आप तुरंत देख के न्यूमेरिकल में हेल्प मिले। जब डेल्टा जी हमारे पास निगेटिव है तो ये कैसा होगा? पॉजिटिव। और कैसी रिएक्शन होगी? स्पॉन्टेनियस। जब ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव, कैसी? नॉन इम्पॉर्टेनियस। और जब ये दोनों तो क्या होगी? इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये था हमारा गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, और ईएमएफ। ठीक है, नाउ हम पढ़ेंगे कंडक्टिविटी इन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। ठीक है भाई, अब हम देखो, अब इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है तो उसमें कंडक्टिविटी तो ज़रूर होगी ही होगी। ठीक है, तो हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को आज ही हम अभी कवर करेंगे, कंडक्टिविटी इन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। इसका मेन रोल क्या होता है वो मैं बताती हूँ, रुक जाओ। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कंडक्टिविटी सेल होती क्या है। देखो ये जो हमारे पास
ये देखो प्लेट है, ठीक है, ये Pt इलेक्ट्रॉन्स है, प्लेटिनियम के पे प्लेनेटाइज्ड है, और यहाँ पे ये क्या है, कनेक्टिव वायर लगे हुए हैं, ठीक है। तो जैसे आपको याद है हम रेजिस्टेंस लिखते थे, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता था R=ρ1/A, ठीक है। तो ये किस लिए लिखते थे, तो हम पता है कंडक्टिविटी को और क्या लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी को लिख सकते हैं C=1/R, ये लिख सकते हैं 1/R लिख सकते हैं। तो हम ये जो कप्पा है ये के, हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 ρ, ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि 1/R लिखेंगे तो उसमें R के साथ तो 1/L/A भी आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अभी हमने सेल कांस्टेंट यूज़ किया था, सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा G, ये आ जाएगा हमारे पास सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला। अब यहाँ पे के क्या होता है, यहाँ पे कप्पा क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है ये, ठीक है। जी क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। एल क्या होता है, लेंथ ऑफ डिस्टेंस सेपरेटेड द इलेक्ट्रोड्स, मतलब ये इलेक्ट्रोड्स हो गए, ये इनको सेपरेट कर रही है भाई, ठीक है। अब ए क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये हमारे पास कैसे निकल के आया, देखो हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लिखते थे, ρ=R=ρ L/A, ठीक है। तो कंडक्टिविटी को क्या लिख सकते हैं हम, इसका उल्टा लिख सकते हैं ना, 1/R लिख सकते हैं। जब हम R लिखेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली L/A खुद ब खुद आएगा ही। तो हम ये क्या था हमारा वो लिख सकते हैं कंडक्टिव। अब कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या बन के आया हमारे पास, K=G/L/A, where is K is called kappa and kappa is called conductivity, G is called conductance, L is called length of the distance separating the electrodes, A calls the area of cross section, ठीक है। ये था। अब हम जान लेते कप्पा को और क्या कहते हैं। कप्पा कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडेंसेंस को भी हम K से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट होती है MHO सेंटीमीटर, ठीक है। और कंडक्टिविटी इज़ रिवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब कि कंडक्टिविटी मतलब रेजिस्टिविटी R सुना, R उसका क्या होती है, इन्वर्स होती है। मतलब कि अगर ये बढ़ेगी तो ये घटेगी, और ये घटेगी तो ये बढ़ेगी। जैसे रुक जाओ मैं बताती हूँ, रेजिस्टेंस हम लोग यूज़ क्या करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट ना। तो किसी भी चीज़ को फ्लो करने में वो कितना फोर्स लगा रही है। मान लो अगर कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो इसकी रेजिस्टेंस तो कम ही हुई ना, कम कर पा रही है फ्लो, उसको रुकावट कम डाल रही है। अगर ये कम हुई तो ये ज़्यादा होगी, क्योंकि ये अच्छे से फ्लो नहीं कर पा रही है, इसमें रुकावट वो बन रही है, ठीक है। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। तो हम इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे, आगे का चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे अपने पार्ट 2 में। उसमें मैं कवर करूँगी पूरा चैप्टर, और मैं उसमें क्वेश्चंस भी बताऊँगी लास्ट में, क्योंकि वो लास्ट पार्ट होगा ना, तो इसमें नहीं बता पाई। बट हाँ, जो मैंने होमवर्क दिया है वो ज़रूर करना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय बाय। वेट फॉर सेकेंड पार्ट।